बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। एडवोकेट रियाज़ हनीफ़ राही साहब बड़े दलेर वकील हैं, बड़े दबंग वकील हैं। जो लॉ पॉइंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है, कोई और वकील चैलेंज ना करे, रियाज़ हनीफ़ राही साहब उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर रजू करते हैं। यानी अगर मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूँ तो जस्टिस कादी फ़ाइसा की बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस जो तैनाती थी, उसको जनाब रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने चैलेंज किया। इसी तरीके से जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी जो इमरान खान साहब ने दी थी 3 साल की, उसे भी रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने चैलेंज किया था। उसके बाद जो ऑडियो लीक कमीशन है उसको भी रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने चैलेंज किया, और ऑडियो लीक कमीशन के अरकान के खिलाफ, जिसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ा हैं, जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की पटिशन भी रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने दायर की है। लेकिन आज इन्होंने जो हुकूमत ने दूसरा कानून बनाया था, एक तो बनाया था ना चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, दूसरा कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से, उसको भी रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो आज इनसे बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के हवाले से, इनकी दरख्वास्तों के हवाले से, और अभी जो नया इन्होंने कानून चैलेंज किया है इस पर भी इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो रियाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये इन्होंने नया कानून बनाया है, आपने इसे क्यों चैलेंज किया? क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं कि ये अदलिया के अख्तियारात के जो है वो उसमें मुदाखलत की गई है, या फिर आइनी जो शिकें हैं, प्रोविज़न है, उनके मुनाफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये जो नया कानून है इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, और इसमें जितनी प्रोविज़न रखी गई हैं ये एक्सेस किया गया है, और ये पर्सनल एडवांटेज के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो रिव्यू की इसमें लिमिटेशन बढ़ाई गई है, 60 दिन की गई है, क्योंकि 16 सितंबर 2023 को बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हो रही है। तो उन्होंने सोच समझ के ये प्रोविज़न रखी है कि अगर ये कोई ऑर्डर पास कर भी दें तो हम किसी मुनासिब वक़्त के ऊपर उस पर रिव्यू दायर कर सकें। दूसरी जो है ना अगली प्रोविज़न लार्जर बेंच, कि जो रिव्यू है वो लार्जर बेंच सुनेगा। तो ये रिव्यू के बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है। रिव्यू में जो जज कोर्ट है वो अपनी गलती ख़ुद से देखती है। उसमें अगर लार्जर बेंच बनाते हैं या डिफरेंट या चॉइस के जजेस को उसमें भर्ती किया जाता है या शामिल किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि डिफरेंट व्यू लेने की कोशिश की जाए, यानी कोर्ट को डिवाइड करने की का जहन उसमें नज़र आता है। तीसरी बात जो है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि ये रिव्यू का स्कोप हम इनलार्ज कर रहे हैं, तो उसको अपील के पेरी मटीरियल ला रहे हैं, यानी जो अपील का स्कोप है उसके बराबर कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अपील, रिवीजन और रिव्यू की जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो उनकी बेसिक्स हैं वो डिफरेंट है। अपील बिटवीन पार्टीज़ होती है, और जो रिवीजन है जिसे निगरानी कहते हैं वो बिटवीन कोर्ट्स होती है, और रिव्यू के अंदर कोर्ट अपनी मिस्टेक को ख़ुद से एग्ज़ामिन करती है। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नहीं है, CPC में भी आर्डर 47 की शक्ल में प्रोविज़न मौजूद है, और इसके साथ 114 सेक्शन भी है। इसी तरह ज़ाब्ता फ़ौजदारी में भी प्रोविज़न मौजूद है। बहरहाल रिव्यू का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि कोर्ट अपनी गलती को खुद से एग्ज़ामिन करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो नया कानून या जो पहले अभी कानून बनाया है वो जजेस में दरारें पैदा करने के लिए, इख्तलाफात पैदा करने के लिए बनाया गया। ये एग्जेक्टिव की और मुकन्ना की अटेम्प्ट है प्राइमा फेसाई। जी, नीयत ऐसी ही है। तो और अदरवाइज़ भी जो लेजिस्लेशन के ज़रिए से या स्टैचूट के ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कर्टेल नहीं हो सकती, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ये उसके डोमेन से बाहर जाके उन्होंने बना दिया है। इनके पास रिव्यू सुनने के लिए 188 में पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके पैरेलल जो 191 है आइन का, उसमें ये अपने रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, और रूल्स उसके बारे में फ्रेम भी किए हुए हैं। अच्छा रियाज़ भाई, ये बताएं कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये जो रिकॉर्डिंग की गई जिस पे कमीशन भी बना था, इन ऑडियोज़ के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? इनकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये ऑडियो लीक्स कमीशन तो इनफैक्ट दम तोड़ गया है। ये तो इनफैक्ट इनकी जानबदारी साबित करने के लिए था, क्योंकि अब 14 मई को तो इलेक्शन हो नहीं रहे, ना 90 दिन में इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है, वो मामला दूर चला गया है। तो अब ये एक यूज़लेस एक्सरसाइज है, तो ये ऐसे एक सनसनी पैदा करने के लिए, पब्लिक का टाइम ज़ाया करने के लिए और ज़ाती इनाद वगैरह दिखाने के लिए ये कार्रवाई रह गई है।
अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं है प्रैक्टिकली। और आ भी जाए, इंक्वायरी कमीशन अपनी फाइंडिंग दे भी दे तो वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, वो बाइंडिंग नहीं है। वो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया है हमारे केस में, ब्रॉड शीट वाले केस में। उसमें शेख अजमत कमीशन रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा इसके ऊपर अमल दरामद करना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं रियाज भाई, सवाल मेरा ये था कि आप क्या नहीं चाहते कि ये जो इलीगल रिकॉर्डिंग होती है, इस तरीके से लोगों की प्राइवेसी की टेपिंग होती है, इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आपको मतलब आपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की ना, तो मतलब मैं अपनी नज़र में कि अगर आप कमीशन के सामने जाते हैं भी इस एंगल से भी तहकीकात करें, ये रिकॉर्डिंग किसने की है, ये तहकीकात कराएं, तो ये तहकीकात तो होनी चाहिए थी कि उसमें भी बड़ी हसास नौयत की आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। देखें, ये तो कानून शहादत के असूल हैं। अगर तो कोई उनकी प्राइवेट गुफ्तगू है वो तो खैर ठीक है, रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, मगर स्टेट अफेयर तो नाजुक हैं। अगर कुछ इस तरह के मामलात हैं जिसकी रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग इट्सेल्फ कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन देखना ये है कि उन्होंने किस डोमेन में जाके की है, और उस साइड उस हद तक उस हद को छूना वो गलत है। अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग तो होती रही हैं, और ये भी नहीं है कि तो फिर आपका कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या है? क्यों मतलब फिर आपने कमीशन को इंक्वायरी से रोका? अगर आप कहते हैं कि इसमें ये वैसे भी इन्फ्रक्चर्स हो गया है और इसमें उसका कोई ऐसा कोई असर भी नहीं होगा, तो फिर आपने कमीशन को क्यों चैलेंज किया? जी, कमीशन को जो चैलेंज किया वो तो स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स हैं, और वो तो उन्होंने जुडिशल कंडक्ट के अगेंस्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है। किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा नोटिफिकेशन में, और जब जुडिशल कंडक्ट के अगेंस्ट तो आइन में एक तरीक़ाकार वज़ह है, 209(7) में लिखा हुआ है, और फिर 17 रुकनी बेंच की एक जजमेंट है जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में उन्होंने दी है, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 पेज के ऊपर है। उसमें लिखा हुआ है कि जजेस के कंडक्ट के अगेंस्ट सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और फिर वो उनका डोमेन अलहदा है। लेकिन अगर कमीशन ने तो अपने ऑर्डर में लिख दिया था ना कि हम तो, बल्कि आप खुद भी कह रहे हैं कि ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं, आप खुद कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, तो ये तो आर्टिकल 209 की कार्रवाई कमीशन कर ही नहीं रहा था। नहीं, वो अगर तो पर्सन के अगेंस्ट हो या बाई नेम किसी का नाम लिखा होता, फिर तो वो कमीशन की कार्रवाई और बात थी। ये जो आप नोटिफिकेशन की लैंग्वेज पढ़ें, वो उनके जुडिशल कंडक्ट के बारे में है कि जनाब ये तो जानबदार बन चुके हैं और PTI के लोग हैं, और ये उनको रिलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये इस अंदाज की जो चीज़ है ना, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए नोटिफिकेशन में तो रियाज भी ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं 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 वो नोटिफिकेशन में तो नहीं, जो चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए किया गया। फिर आपने एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी काजी फैसल साहब के खिलाफ दायर की। अच्छा, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी आपने फाइल की कि कन्विक्ट किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, कोई जज अगर कन्विक्ट हो जाए, कंटेम्प्ट में हो जाए, तो वो जज भी नहीं रहेगा। इससे पहले आपने काजी साहब के खिलाफ उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, उसमें क्या लॉ पॉइंट था, और अब ये कंटेम्प्ट लाना, इसका क्या मकसद था? देखें, वो जो अपॉइंटमेंट चैलेंज की थी वो पिटीशन अभी पेंडिंग है रिव्यू की शक्ल में, 453/2018 उसका नंबर है। उसमें 3 अहम कानूनी नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो उसमें ये है कि चीफ़ मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी थी अपॉइंटमेंट के वक्त, और 105 आइन की रिक्वायरमेंट है, और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल ना हो तो अपॉइंटमेंट जो है ना वो वाइड हो जाती है। और ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो केस है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 पेज के ऊपर दर्ज है। फिर ये जो अल जिहाद वाला केस है 1996 सुप्रीम कोर्ट 324 पेज के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा अगर मैंडेटरी कंसल्टेशन ना हो तो अपॉइंटमेंट रेंडर वाइड, अपॉइंटमेंट जो है ना वो वाइड हो जाएगी। दूसरा उसमें लॉ पॉइंट ये है कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट होने की आइन में प्रोविज़न कोई नहीं है। 193 के तहत नोटिफिकेशन जारी करके इनको चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया। 193 में जज अपॉइंट करने का तो लफ्ज़ है, चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का, लेकिन उस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोई जज था ही नहीं, जिसने भी लगना था चीफ जस्टिस ही लगना था। जी, उसका काजी फैसल साहब ना भी होते, जो भी लगता उसने चीफ जस्टिस ही लगना था। जी, उसका तरीक़ाकार जो है ना वो कानून के अंदर ये है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तरह से खाली हुई थी, हाँ। तो उन्होंने फिर बाहर से किसी सीनियर आदमी को ला के तो उसको चीफ जस्टिस बनाया था, और उस वक्त इकबाल हमीद और रहमान साहब लगे थे। लेकिन फ्रेश अपॉइंटमेंट जब भी किसी की होगी तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर होगी। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता फिर कुछ एडवर्स बातें होंगी, यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट होगा। जैसे मकबूल बाकर साहब 2002 में भर्ती हुए और काजी फैज़ इस्सद साहब 2009 में भर्ती हुए,
तो मकबूल बाकर साहब उनके जूनियर बन गए सुप्रीम कोर्ट में आके, सिर्फ इस वजह से कि काजी साहब डायरेक्ट चीफ जस्टिस मुकर भर्ती हुए थे और मकबूल बाकर साहब जज ऑफ हाई कोर्ट भर्ती हुए थे। जहाँ तक दूसरी बात है कंटेम्प्ट की। अच्छा, ये सीनियरिटी का जो आपने बात की, कंटेम्प्ट पे भी आ जाते हैं अपना राई भाई, ये जो सीनियरिटी आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर जजेस लगते हैं, सर एक मिनट सर, थोड़ा सा उधर हो जाए ना, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर। सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर जजेस आते हैं हाई कोर्ट से, मतलब चीफ जस्टिस को एलिवेट नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नीचे से जूनियर जजेस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, तो फिर उसके ऊपर पे आपने आज तक कभी कोई दरख्वास्त नहीं दायर की? अगर आप बाकर साहब की मिसाल दे रहे हैं कि वो सीनियर थे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर हो गए जस्टिस काजी फैसल से, तो फिर उस पर तो आपने कभी नहीं चैलेंज किया ना? देखें, इसके ऊपर एक जजमेंट रिकॉर्ड है 2002 की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जिसमें फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट बार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है ना, फ्रेश अपॉइंटमेंट है, मगर वो इस हमारे केस से इसलिए मुख्तलिफ है कि उसमें उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव नहीं थी, यानी फ़कीर मोहम्मद खोखर की एज जज हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट में कोई नुक्स नहीं था। हमने तो जो इनकी अपॉइंटमेंट में नुक्स निकाला है कि इनकी बतौर चीफ जस्टिस जो है ना अपॉइंटमेंट गलत थी, फिर उस एक्सपीरियंस को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है, और जो उनका एक्सपीरियंस है बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 साल, उसको बुनियाद बना के सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन जो है एज जज सुप्रीम कोर्ट वो जारी किया गया। अच्छा, ये आपने अपने बाजवा साहब के एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ भी आपने एक पिटिशन दायर की थी। एक अमूमी तासुर है, मेरी राय नहीं है, एक अमूमी तासुर है कि आपने वो बाजवा साहब वाली भी पिटिशन किसी के कहने पे दायर की थी, और काजी साहब वाली भी जो उनकी अपॉइंटमेंट। मेरा सवाल है, मैं तासुर है, आप इसका जवाब दे सकते हैं, मैं कर मेरा एक तासुर के वाले से सवाल करना है वो करें। मैं तो जो हम अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, इसमें लोगों का भी हक़ है, और मैं अपने शऊर की ज़कात निकालता हूँ, ऐसा इशू नहीं है। तो देखें, बाज़ औक़ात कोई बंदा, असल में राय साहब यहाँ पे राय ये थी कि सर मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लेंगे फिर आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे ये थी कि क्योंकि बाजवा साहब की एक्सटेंशन को इसलिए चैलेंज किया गया कि यहाँ से कोई बंदा एक्सटेंशन चाह रहा था, उसको एक्सटेंशन नहीं मिली थी, और दूसरा सुन लेना, आपकी बेहतरी के मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा ये था कि जो काजी साहब वाली है, उसके हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा था जो उनको रिमूव करना चाह रहा था, तो ये किसी के कहने पे दायर की गई। इस पे मैं आपका मौका आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा ना, चीज़ें जो तासुर है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, जो जनरली जो कंडक्ट है काजी साहब का कोर्ट में, वो तो जुडिशल कंडक्ट नहीं है। मैंने तो उनका कंडक्ट को देखने के बाद ज़्यादा गहराई में गया कि ये क्या है क्या नहीं है, और दूसरी बात भी लॉ पॉइंट था। और इससे अगर मेरे बैकग्राउंड में आप जाएंगे, आपको बहुत सारी मेरी पिटीशनें पब्लिक और प्रोबोनो में मिलेंगी, और अभी भी जो मैंने पिटीशन दायर की है, ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 किया है, उसमें मैंने पहले ओपनिंग पैरे में कंट्रीब्यूशन लिखा है कि अब तक मैं ये पिटीशनें दायर कर चुका हूँ, तो वो सारी मैंने गहराई में बात लिखी है। तो अब देखें, बाज़ लोग को पर्सनल ले लेते हैं, बाज़ लोग पॉलिसी के नीचे चल रहे होते हैं, लेकिन कानून का एक प्रिंसिपल है कि नो वन इज़ वाइज दैन लॉ, और कानून की मंतक को अगर चलने दें तो उसका अल्टीमेट कोई ना कोई सोसाइटी को बेनिफिट ही होता है। और अगर आप देखें तो अतर मिनल्लाह साहब एक फ़िक्रा कहा करते थे जब वो क्लैश वकीलों के साथ हुआ 8 फरवरी 2021 को, कि लॉ वुड टेक इट्स ओन कोर्स। और यहाँ पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहा करते थे कि भी इंसाफ होना चाहिए, खा आसमान गिर पड़े, लेट हेवन बी फॉल। और वो ये कहते थे कि खा जो मर्ज़ी हो जाए, इंसाफ होना चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। तो कानून को अपना रास्ता लेना है तो उसका अल्टीमेट कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा। रियाज भाई, आखिरी सवाल, जब आपने वो बाजवा साहब के लिए पिटीशन दायर की तो आप पे बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था आपके ऊपर, हमने खुद भी यहाँ पे महसूस किया। देखें, मतलब आपको यहाँ तक कहा कि आप देखें, इस बारे में आप फर्दर नहीं, मैं सवाल और पूछ रहा हूँ, ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि उस वक्त हमने भी फील किया, आपने भी फील किया, आपके ऊपर प्रेशर था, लेकिन ये जो आपने काजी साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल की है, ये फाइल करते भी कोई प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और मैंने अपनी मर्ज़ी से की है फाइल। और ये जो अपनी बाजवा साहब वाली थी, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे कि नहीं प्रेशर था? हमें तो ये तासुर कि प्रेशर था आप पे, क्योंकि आप कोर्ट नहीं आ रहे थे। नहीं, ऐसा इशू नहीं है। आप बार बार एक बात को कुरेद रहे हैं। नहीं, वो पास्ट एंड क्लोज, आप इसमें से पता नहीं क्या तलाश करना चाह रहे हैं, तो ये इशू नहीं है, ये बात नहीं है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो कानून आपने चैलेंज किया, बल्कि आपने तो वो जो कंटेम्प्ट है वो वापस कर दी थी,
काजी फाइसा साहब के खिलाफ, उनके कमीशन के खिलाफ, कमीशन के अरकान के खिलाफ वो एतराज़ लगे वापस हो गई थी, उस पर आज आपने फर्दर क्या किया वो भी बता दें। उसके ख़िलाफ़ हमने अपील की है अगेंस्ट ऑब्जेक्शन, उसे चैम्बर अपील भी कहते हैं। तो 31 तारीख को जो ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें मेरी पैरा नंबर 3 में कंटेंशन लिखी थी कि कंटेम्प्ट पिटीशन को रजिस्टर्ड करने की इसने इस्तदा की है, तो जो ऑफिस ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव किया जाए। तो वो मैंने अब इस्तदा की है कि कल बेंच में केस लगा हुआ है तो वो बेंच में लगाई जाए, सुना जाए उसको। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आप केसेस लेके आए और आपने अपने तमाम चीज़ों के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताया, बल्कि तफसील से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी इजाज़त और अपने नाज़रीन